तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या है, एक मिनट जस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कोई सॉल्यूशन है वो क्रश एग सेल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पे हमें गैस निकलती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दूं मैं, जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की एक ही गैस करती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक गैस निकलेगी जो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, और लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बोला कि सोल्यूशन में क्या था, ठीक, कोई सोल्यूशन है हमें पता नहीं। ठीक है, तो देखो रिएक्शन किसके साथ है, क्रश एग सेल के साथ। देखो बच्चों जो एग शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और इसने बोला कि कोई सॉल्यूशन है, मान लो हमने इसका नाम नहीं पता, हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का नाम है एक्स। ठीक है, जिसका हमें पता करना है, और रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, वो एक गैस मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो बच्चों जो सॉल्यूशन होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, साथ में CaCl भी बना देगा। ठीक है, समझाया बच्चों। तो कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है कि हमारे पास 10 ml सॉल्यूशन है NaOH का। ठीक है, और वो अब देखो NaOH क्या है, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको न्यूट्रल कौन कर रहा है, एसिड करेगा, और वो एसिड क्या है हमारे पास HCl। तो 8 ml HCl उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कह रहा है कि अगर हम 20 ml ले लें NaOH का तो HCl हमें कितना चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि यानी कि एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर है। एसिड का नेचर अपोजिट है बेस से, और बेस का नेचर अपोजिट है एसिड से। तो हमने लिया कितना, कहते हैं कि अगर हम 8 ml लेते हैं, ठीक है, सॉरी 10 ml लेते हैं NaOH, है ना, 10 ml लिया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, हमें HCl कितना लगाना पड़ता है, हमें 8 ml लगता है HCl। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, यानी कि एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाता है। कहता है कि अगर हम 20 ml ले लें, ठीक है, उस वही वाला HCl 20 ml, अगर हम NaOH ले लें, वही वाला 20 NaOH ले लें, है ना, वही वाला NaOH हमारे पास कितना 20 ml ले लिया हमने इसका सॉल्यूशन, तो हमें HCl कितना चाहिए होगा। देखो जो अगर सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, अगर 10 ml को जो न्यूट्रल करेगा 8 ml HCl करेगा, तो 20 ml को कितना करेगा 16, तो 20 के लिए हमें कितना चाहिए होगा 16, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल है। 10 मिलीलीटर के लिए 10 मिलीलीटर को जो न्यूट्रलाइज कर रहा है वो कितना कर रहा है, 8 मिलीलीटर HCl, तो 20 को अगर इसका अमाउंट डबल कर दे तो इसका अमाउंट भी डबल कर दो। ठीक है, क्योंकि उतने ही अमाउंट में रखना होता है हमें, समझे ये बात ना। ठीक है, चलो सिंपल है बिल्कुल ये, तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, तो इंडाइजेशन की जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम किस मेडिसिन का यूज करते हैं। देखो इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली वो एसिडिटी की वजह से होती है। ठीक है, और एसिडिटी को हमें अगर बैलेंस करना है, यानी कि एक्स्ट्रा एसिड आ गया है ना, एसिडिटी कब होती है, जब हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है। तो एक्स्ट्रा एसिड को बैलेंस कौन कर सकता है, बेस कर सकता है ना, और बेस यानी कि जो बेस होता है वो क्या होता है, एसिड का एंटी होता है ना, अपोजिट होता है। तो जिस मेडिसिन का नाम हो गया एंटासिड आ जाएगा। ठीक है, एंटा एसिड यानी कि एसिड की जो एंटी होगी, तो उस मेडिसिन का यूज करेंगे जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे पेट में जनरेट हो गया उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नोट करो उसको, शाबाश, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड इक्वेशन लिखना है, पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक, तो देखो पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, और किसके साथ है, जिंक ग्रेनुल के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, और रिएक्शन पहले लिख देते हैं ना, चलो पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं कि क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 3-4 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, जिंक के साथ, ठीक है। और अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, रूल है याद रखना कि जब भी कोई मेटल, क्या, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और सेम ही जब भी कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगी तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किसके साथ कर रही है, जिंक के साथ, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई। देखो ध्यान समझना, आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में बताता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 और जिंक का क्या है, Zn, ठीक है। अब देखो मेटल रिएक्ट कर रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी। H2 चला गया तो जिंक और सल्फेट कंबाइन कर देंगे, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है। समझ आया। अगर आपको ऐसे भी ना पता चले, जैसे मैंने देखो, अगर आप ना जो चैप्टर 1 है आपका केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, साइंस का चैप्टर 1 है, आप उसकी जाके वीडियोस देख लेना। उसमें मैंने बड़ा ही सिंपल तरीका बताया है कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने उसमें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि आपको एक भी केमिकल इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने मेथड उस वहाँ पे बताया उस मेथड को आप फॉलो करना, आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा लगभग, ठीक है। तो देखो अब बच्चों होगा क्या, तो अगर मान लो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, हाइड्रोजन गैस निकल गई, जिंक और सल्फेट को कंबाइन करना है ना, तो ZnSO4 ही क्यों बना। देखो मैंने वहां पे बताया मैंने चैप्टर 1 में कि जिंक की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, सल्फेट की वैल्यू 2 होती है। ये वैल्यू कैसी, मैं आप उस वीडियो में जाके देखना चैप्टर 1 की, ठीक है। तो Zn को 2 के साथ कंबाइन करेंगे Zn2, और SO4 को 2 के साथ कंबाइन करेंगे SO4 का ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला बनेगा ZnSO4। तो ZnSO4 बना यानी कि जिंक सल्फेट बनाते हैं, आप ले देंगे जिंक सल्फेट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सारी की सारी, ठीक है। उसमें मैं आपको मेथड बताऊंगा, काफी इजी मेथड होगा बैलेंस करने का। तो अभी के लिए आप केमिकल इक्वेशन लिख लो, ठीक है। वो वीडियो जब बनाऊंगा डाल दूंगा, तो अपने आप अगर आपको बैलेंसिंग करनी सीख जाओगे ना उस वीडियो से, तो आप कोई भी बैलेंसिंग कर लोगे इक्वेशन को, ठीक है। अभी के लिए आप ये इक्वेशन नोट कर लो, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, शाबाश। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की मेटल है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन देखना है हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगेन बात वही आ जाती है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारा एक एसिड है। तो मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैग्नीशियम, पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या चीज बनेगी, क्या बनेगा हमारे पास, एक तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, है ना। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं उसको तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, हाइड्रोक्लोरिक का क्या है, HCl। अब एक मेटल है, एक एसिड है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। बचा क्या, मैग्नीशियम और क्लोरीन बचा, है ना। तो ऐसे बच्चे मैंने ऐसे रिएक्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने चैप्टर 1 की एक वीडियो, चैप्टर 1 की आपकी वीडियो बना रखे हैं, 2-3 पार्ट उसके, ठीक है। आप उनको जाके जरूर देखना, आपको एक भी केमिकल इक्वेशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको तरीका बताया मैंने कि आपने सॉल्व कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। तो होगा क्या, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं Mg, यहाँ पे लिखता हूँ क्लोरीन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। अब इसके सबसे पास वाला जो मैजिक नंबर है, मैंने बताया आपने याद रखना है 2, 10, 18, 36, 54। क्या बोला मैंने, 2, 10, 18, 36, 54, ये सारे क्या है, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर है। तो 12 है, 12 के सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है 10। तो 12 और 10 में गैप कितने का है, 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, इसके सबसे पास जो मैजिक नंबर है वो क्या है 18, कितने का डिफरेंस है 1 का। तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, ठीक है। मैग्नीशियम एक बार आएगा और क्लोरीन 2 बार आएगा, तो क्या लिखते हैं MgCl2, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। तो अब फिर से एल्यूमिनियम पाउडर का मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, और साथ में हमें रिएक्शन किसके साथ करवाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो जैसे आपको पता है कि जब भी एक मेटल और एक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो अब है क्या हमारे पास, एल्यूमिनियम पाउडर है ना, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, और उसका रिएक्शन किसके साथ होना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है कि H2SO4 फॉर्मूला है। अब हमें देखना है कि रिजल्ट क्या बनेगा। देखो इतना हमें कंफर्म है कि मेटल और एसिड का रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बनेगी, तो यहाँ पे H2 लिख देते हैं साइड में, ठीक है। अब कंबाइन किसने करना है, एल्यूमिनियम ने और सल्फेट ने कंबाइन करना है, ठीक है। इसका तरीका वैसे मैंने आपको बता रखा है, एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख देंगे सल्फेट SO4, सल्फेट के लिए जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13, और इसके सबसे पास वाला जो मैजिक नंबर है वो क्या है 10। 10 और 13 में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2, है ना। और SO4 कितने बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो यहाँ लिख देंगे SO4 इसका थ्राइस, तो ये बन जाएगा Al2 SO4 का थ्राइस। इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। करना कैसे देखना। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको रिएक्ट करना है किसके साथ, आयरन फिलिंग के साथ, ठीक है। अब आयरन फिलिंग फिर से वही बात कि आयरन मेटल की बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि हम बात कर रहे हैं HCl की, तो Fe का रिएक्शन किसके साथ है, HCl के साथ। अगेन वही H2SO4 गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगी बनेगी। Fe और Cl को कंबाइन करना है, ठीक है। Fe के लिए वैल्यू होती है 3, क्लोरीन है, इसके लिए एटॉमिक नंबर क्या है 17, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 18, ठीक है। तो कितने का गैप है 1 का, तो क्या बनेगा FeCl3 बनेगा, ठीक है। नोट कर देना इसको साथ के साथ, ठीक है। बाकी अगर आप बच्चों चैप्टर 1 आपने देख लिया ना पूरी वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ आओगे कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि जैसे अल्कोहल है या ग्लूकोज है, उनके अंदर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि अल्कोहल का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ C2H5OH। अब इसके अंदर H है, ठीक है, क्योंकि एसिड हम किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव को रिलीज कर सके, ठीक है। अच्छा, और जैसे वो ना ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, अब इसमें भी हाइड्रोजन है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर इनके अंदर हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिड की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन ठीक है ना, कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। जैसे HCl है ना, HCl में हाइड्रोजन है तो फिर वो क्या करता है कि H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है और इसी वजह से अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो भी H पॉजिटिव रिलीज कर देता है ना, और पीछे क्या होता है HSO4 नेगेटिव, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे ही HNO3 नाइट्रिक एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें भी ये क्यों नहीं शो करते एसिडिक प्रॉपर्टी, है ना, मतलब H पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसके बाद भी एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करते इनकी तरह। देखो बच्चों जो ग्लूकोज है हमारा, है ना, ये अपने H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाता, और अगर H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाएगा तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। और हम इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक एक्टिविटी करके दिखाई थी जिसमें हमने देखा था कि प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जैसे ही हम उसमें एसिड डालते हैं वो गुड कंडक्टर बन जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट मैंने पिछली वीडियो में डाल रखा है, ठीक है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं वो H पॉजिटिव आयंस बना देता है, और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक बीकर लेंगे, ठीक है। बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम मान लो ग्लूकोज डाल दिया, ठीक है, ग्लूकोज को डाल के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये मान लो प्लग है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से एक वायर इसके अंदर डिप कर दी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी ये प्लग है मेरे पास, ठीक है, क्या है प्लग, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लग हमारे घर पे होता है। अब दूसरी में वायर लूंगा, ठीक है, दूसरी वायर के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब अटैच कर दिया, मान लो जैसे बल्ब है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, बल्ब अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसमें से एक बल्ब में से एक वायर लेके मैं इसके अंदर डिप करूंगा, तो आप बटन ऑन कर दिया तो आप देखोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसी के अंदर, ठीक है, मैं अब डाल दो HCl, है ना, तो जैसे मैंने HCl डाल दिया मान लो,
तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसने क्या किया, कंडक्शन क्रिएट कर दिया वाटर के थ्रू, है ना, क्योंकि HCl डालने से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गए और ये जो वाटर था वो गुड कंडक्टर बन गया इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को डालने से बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो पानी में डालने से आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इससे प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, पहले हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल इसलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर पाते। चलो एक बार चेक कर देते हैं वीडियो ठीक बन रही है। ओके, चलो लिखते हैं इसको। इसका आंसर लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स to form H positive ions in aqueous solution या फिर in water। ठीक है, जैसे भी, ठीक है। और जो हमारे ग्लूकोज और अल्कोहल है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते वाटर के अंदर, तो इसलिए वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट form H positive ions in aqueous solution, therefore they do not act as acid। और एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्योर वाटर लेंगे पहले, उसके अंदर 2 बार डिप करके देख लेंगे, बल्ब के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पिछले उसमें करा रखा वैसे मैंने एक्टिविटी है। ठीक है, और लेकिन जब हम उसमें एसिड डाल देंगे तब बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, इससे मतलब कि वो गुड कंडक्टर है। लेकिन ग्लूकोज डालने पे वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि ग्लूकोज ने आयंस नहीं बनाए। ठीक है, समझ आया? नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, और जबकि जो बारिश का पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, अकेले में ट्राई मत करना, करंट वगैरह एक्टिविटी में डाल रखी है, बाकी मैं अलग से शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और जो हमारे पास रेन वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता, और कोई भी आयंस प्रेजेंट होने ना होने की वजह से वो बैड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो रेन वाटर होता है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, तो वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो रेन वाटर में आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे देयर इज नो आयंस। नोट कर रहे हो? देखिए वीडियो ठीक बन रही है, कई बार बीच में होता है ब्लर हो जाती है, तो चेक करना पड़ता है। देयर इज नो आयंस प्रेजेंट in the distilled water, there is no ion present in the distilled water, therefore it is a bad conductor of electricity। ठीक है, और जो हमारा रेन वाटर होता है उसमें आयंस प्रेजेंट है। Due to the presence of ions in rainwater, it is a good conductor of electricity। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन यह है कि जो एसिड होते हैं वो पानी के एब्सेंस में अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो कर पाते। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन काफ़ी हम कर चुके हैं, और इसका एक ही रीज़न है कि एसिड बिहेव शो करते हैं अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो H पॉजिटिव रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें कहेंगे द एसिडिक बिहेवियर
of acids is due to forming of H positive ions, ठीक है। और आगे लिखेंगे in the absence of water they are unable to form H positive ions, ठीक है। They are unable to form H positive ions, hence they do not show acidic behavior. Hence they do not show acidic behavior, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। नोट कर लो बच्चों इसको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास 5 सॉल्यूशन है ए बी सी डी और ई, है ना, और उनका सभी का पीएच दे रखा है रिस्पेक्टिवली, वर्ड लिखा है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ए का 4 है, बी का पीएच 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है, बी का क्या है 9। तो उसमें पूछे कि न्यूट्रल कौन सा है। तो जैसे हमने पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड, और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और जिसकी पीएच 7 होगी उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब 7 पीएच देखो किसकी है, डी की, है ना, तो न्यूट्रल कौन होगा, डी। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, अब एल्कलाइन वर्ड का क्या मतलब है, एल्कलाइन का मतलब बच्चों होता है बेस, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अब आपके दिमाग में देखो जैसे 7 से हम ऊपर चले जाते हैं सारे के सारे क्या है, बेस, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जिसका ज्यादा पीएच होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो एक सब्सटेंस है उसका पीएच है 10 और एक सब्सटेंस है उसका पीएच है 12, है तो दोनों बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों जिसका पीएच क्या है, 12 है। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, देखो सबसे ज्यादा पीएच किसका है, इसका 11 किसका है, सी का, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक, और मैंने एसिड के केस में आपको बताया था कि जिसका 7 से कम पीएच है वो सारे के सारे क्या होंगे, एसिड। मान लो जिसका पीएच 6 है वो भी एसिड है, जिसका पीएच 4 है यानी कि 4 वो भी क्या है हमारे पास, एसिड। अब एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 4 है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका पीएच कम होगा, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि 6 और 4 में से जो ज्यादा पीएच कम किसका है, 4 का, तो 4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली एसिड सबसे कम पीएच देखो किसका है, 1 का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, बी। और वीक एसिड देखो है दोनों ही एसिड है ना, तो इन दोनों में से वीक एसिड कौन सा है, ए, क्योंकि ए का पीएच ज्यादा है, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेस 7 से ऊपर वाले सारे के सारे क्या है, बेस, और 7 से कम वाले एसिड, ठीक है। मान लो मैं आपको 2 बेस दे दी, एक का बेस का पीएच 11 है, एक का पीएच 13 है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, 13 वाला। और एसिड के केस में मान लो मैंने 2 सब्सटेंस आपको दे दी, एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 4 है दोनों एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, 3 वाला। तो एसिड के केस में हम कम पीएच देखते हैं और बेस के केस में ज्यादा पीएच। और वीकली अल्कलाइन यानी कि अल्कलाइन बेस है, बेस कौन सा है, 9, ठीक है। कौन कौन से बेस है हमारे पास, एक तो 11 नंबर है जिसका 11 पीएच है, क्योंकि 7 से ऊपर वाले बेस होते हैं कि 11 है, एक 9 है। अब इनमें से वीक कौन सा होगा, कम वाला, 9, तो 9 किसका है, ई का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। तो उसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक का। अगला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर नोट करना बच्चों, नोट्स बनाते रहना, बार बार मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि हमारे पास मैग्नीशियम 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। मान लो यह टेस्ट ट्यूब ए और ये है टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड है ना, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर वो क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, एसिटिक एसिड। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर क्या है हमारे पास, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर इसको हम
ए के अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं बन रही, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जैसे मान लो एक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे के अंदर क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैं मैग्नीशियम रिबन डालूं, है ना, मैग्नीशियम रिबन मतलब कि मैग्नीशियम मेटल इक्वल लेंथ, मतलब कि दोनों में मैग्नीशियम रिबन डालना है, इसमें भी मैग्नीशियम डालना है, इसमें भी मैग्नीशियम डालना है। ठीक है, और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि दोनों के अंदर मैग्नीशियम डाला गया है। ठीक है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम मेटल डाली है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम डाली है, और दोनों बराबर अमाउंट में डाली है। तो अब देखो, क्योंकि मैग्नीशियम एक टाइप से हम क्या कर रहे हैं, मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, क्योंकि ये भी एसिड और ये भी एसिड है। और आपको पता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है ना। तो उसमें बोलता है कि ज़्यादा तो विग्रस जो हमें फिजिंग देखने को मिलेगी, है ना, वो किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जल्दी किस में देखने को मिलेगी, ए में या बी में। तो देखो बच्चों, मेटल जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना तो रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड। तो दोनों में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, और जल्दी रिएक्शन करेगा तो इस केस में हमारे पास जो विग्रस है ना, विग्रसनेस है वो जल्दी दिखाई देगी। ठीक है, समझ आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टेस्ट ट्यूब ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखें कैसे, है ना, लिखते हैं उसको वीडियो। इसका आंसर आएगा द रिएक्शन will be more vigorous in case of test tube A। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाएगा। हाँ, तो ज़्यादा रिएक्शन किस में ज़्यादा विग्रसली होगा, टेस्ट ट्यूब ए में विग्रसली भी होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज जो हमारा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो मेटल है वो जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट्स जरूर बनाते रहना। ठीक है, साथ साथ तो आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके एनसीईआरटी बुक का। तो कहते हैं कि फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। जो हमारे पास फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच कितना है, हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, कि जब जो दूध है उसकी दही बन जाएगी, ठीक है, तो उसके पीएच में क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले वही कहता हूँ, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका काम आधा हो जाएगा। ठीक है, आंसर का, यानी कि आप आंसर आपको फिर याद रहता है अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, की जो हमारे पास ताज़ा दूध जो होता है उसका जो पीएच है वो 6 है। तो आप क्या सोचते हो कि इसके पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा जब वो दही बन जाएगा, है ना, कर्ड में दही बन जाएगा। तो आंसर को एक्सप्लेन करो, देखो जब आप फ्रेश मिल्क पियोगे तो आपको इतना एसिड आपको इतना खट्टा नहीं लगेगा, शायद पीएच वैसे 6 है इसका, है ना, तो इनके वीक एसिड है वो। जैसे जैसे पीएच और कम होता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा, है ना। एसिड के केस में हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स सुने होंगे ध्यान से, तो जितना पीएच कम होता जाता है 7 से नीचे, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब देखो फ्रेश मिल्क का पीएच क्या है, 6। जब वो दही बन जाएगा, दही का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। और जब आप फ्रेश मिल्क पीते हो तो उसका टेस्ट इतना खट्टा नहीं होता, दही का टेस्ट क्या है, ज्यादा खट्टा है। इसका मतलब कि उसका पीएच क्या हो चुका है, लो हो चुका है। ठीक है, तो और उसमें बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्योंकि दही का टेस्ट खट्टा होता है, इससे हमें पता चलता है खट्टा होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश मिल्क, तो इससे हमें पता चलता है कि उसका पीएच क्या हो चुका है, लोअर हो चुका है। ठीक है, समझ आया, वीडियो ठीक बन रही है, बीच में ब्लर आ जाता है तो चेक करना पड़ता है बार बार। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको, लिखते हैं एज वी नो दैट द pH as we know that the pH of the ठीक है, as we know that the pH of the milk
सॉरी हमें क्या, एज वी नो दैट द टेस्ट, एज वी नो दैट टेस्ट ऑफ द कर्ड इज सोर एज कंपेयर टू मिल्क, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कर्ड है इसका मतलब वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू फ्रेश मिल्क, देयरफॉर कर्ड इज मोर एसिडिक देन द फ्रेश मिल्क, कर्ड इज मोर एसिडिक देन द फ्रेश मिल्क, है ना। तो इसलिए इसका पीएच क्या होगा, लोअर होगा, हेंस इट्स पीएच विल बी लोअर देन द मिल्क, सॉरी हाँ देन द मिल्क। ठीक है बच्चों, समझ आया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो मिल्कमैन होता है वो क्या करता है कि थोड़े से अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर देता है फ्रेश मिल्क में, ठीक है। मिल्क बिल्कुल फ्रेश होगा, उसमें क्या कर दिया उसने, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो उसका अब देखो, क्योंकि बच्चों उसने बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा का नेचर कैसा है, बेसिक। अगर बेसिक नेचर है तो इसका मतलब जो पीएच है मिल्क का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा पीएच वाला मटेरियल ऐड किया, ठीक है, तो पीएच बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उससे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों करता है वो, है ना, कि अब वो बोलेंगे सर हमारे वाला तो पानी ऐड करता है, अरे नहीं, वो पानी के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करता होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसा होता है, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो ऐसा होता क्यों है ना, कि वो पीएच को क्या है 6 से स्लाइटली हाई क्यों कर देते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन समझाया, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि वो पीएच को हाई क्यों करता है बेकिंग सोडा ऐड करके। देखो बच्चों, आप घर में दही बनाते हो, है ना, जैसे आप तो नहीं बनाते घर, आपको तो पता है दही कैसे बनता है, आपकी मम्मी बनाते हो, ठीक है। तो अब आप देखो एक चीज़ में ध्यान से देखना, आप जब भी दही बनाई जाती है ना बच्चों, तो क्या किया जाता है, फ्रेश मिल्क लेते हैं, फ्रेश मिल्क में 1 चम्मच दही डाल देते हैं, ठीक है। 1 चम्मच या आधा चम्मच लगा लो, आधा चम्मच दही डालने से ही दही बन जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमने इसमें जैसे थोड़ा सा उसमें एसिड ऐड किया ना, तो उसका पीएच लो हो जाएगा, और वो लो पीएच सारे उसमें मिल्क में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि लैक्टोबैसिलस की हेल्प से होता है, फिर गाँव काम करता है सारा अपना, उसके बाद दही बन जाती है। तो देखो बच्चों, अगर मान लो पीएच अगर उसका 6 पहले फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये अब क्योंकि पीएच क्या है 6 है, 7 से कम है बच्चों, है ना, फ्रेश मिल्क का 7 से कम है 6, तो अपने आप वो दही का काम करेगा, है ना, हल्की सी दही का काम, जैसे हम दही बनाते हुए करते हैं। तो फिर वो 6 पीएच लो होता 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 5-4 बन जाएगा, और दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा दूध का, ठीक है। तो वो क्या करता है फिर, जैसे मान लो उसको दो या 3 घंटे लगेंगे दही बने, 3-4 घंटे ना, अगर हम उबाली ना दें उसको, अलग वाले उबाल लें, ठीक है, 3-4 घंटे में वो दही बन जाएगा। लेकिन मान लो अगर हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करने से उसका पीएच क्या हो जाएगा, अब आप 6 से क्या बन जाएगा, मान लो कर दिया 9 बेकिंग सोडा ऐड करके, ठीक है। अब वो दही नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अब उसमें खट्टा नेचर तो रहा ही नहीं, 7 से कम होता है तो खट्टा नेचर होता है उसमें, ठीक है। अब खट्टा नेचर रहा ही नहीं तो दही नहीं बनेगा। अगर मान लो पीएच लोअर होता भी है, अगर मान लो दही हमारा बनता है 3 या 4, मान लो 4 पीएच पे बनता है, तो उसको 9 पीएच से 4 पीएच पे जाने में टाइम लगेगा, और 6 से 4 जाने में उसको कम टाइम लगता है। अब उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया है, तो दूध ज़्यादा देर तक क्या रह सकता है, ज़्यादा देर तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो दूध खराब नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसको खराब होने में, ठीक है। वैसे तो पीएच का 9 हो चुका है मान लो, है ना, तो 9 से तो नहीं बनेगा, पर 6 से बन जाएगा, ठीक है, इसलिए बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, आ गया पक्का। लिखें इसको, तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि क्योंकि हम लिखेंगे कि क्योंकि उसका पीएच फ्रेश मिल्क का 6 से कम होता है, तो वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, है ना, क्योंकि दही बन जाएगी, 6 से 4 जाने में कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मान लो हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसका पीएच बढ़ा दिया, अब वो दही नहीं बनेगा, ठीक है। पहले वो दही बनेगा नहीं, मान लो अगर 9 पीएच हो जाता है ना, क्योंकि दूध में अगर थोड़ा सा खट्टा ऐड हो तभी वो दही बनता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके दही बन जाएगा। पर लेकिन अगर उसका पीएच हमने 9 कर दिया, ठीक है, तो मान लो अगर 4 होता भी है तो उसको टाइम लगेगा 9 से 4 जाने में, ठीक है। मान लो 6 से 4 जाने में उसको 2 से 3 घंटे लग रहे थे, 9 से 4 पीएच जाने में उसको लगे 6-7 घंटे, तो अब टाइम पीरियड बढ़ चुका है, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो उस दूध को
ज़्यादा देर तक क्या करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। समझ आया कि नहीं यार? आ गया? चलो रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, ओके। चलो अब इसको लिखते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ आया ना? तो मैंने इसे नोट लिख दिया आप करके। जो pH होता है वो 6 होता है, इसलिए उसको टाइम इजीली कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। लेकिन अगर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो pH राइज हो जाएगा और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में कर्ड में। ठीक है, समझ आया? इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो क्वेश्चन आंसर को। तो अब इसका सेकंड पार्ट में इसमें पूछा था कि अब ये मिल्क ज़्यादा टाइम क्यों लेगा दही बनने में। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मान लो पहले दही बनने के लिए pH 4 चाहिए था, ठीक है, तो 6 से 4 जाने में बहुत कम टाइम लगता। हमने क्या किया, बेकिंग सोडा ऐड करके मान लो उसका pH कर दिया 9, तो 9 से 4 जाने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू 6 से 4 जाने में। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या किया, हाई वैल्यू हो गया है ना, द रीजन इज दैट नाउ मोर टाइम रिक्वायर्ड टू लोड द pH फ्रॉम हाई वैल्यू। तो जो अगला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई, है ना। कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो बच्चों, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा पाउडर फॉर्म में और जिप्सम हमारा एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में, तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार वो पानी के कांटेक्ट में आ गया, जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, तो एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो फिर वो हमारे किसी यूज़ का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लें क्वेश्चन को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं और इसके 2 एग्जांपल दो। देखो बच्चों, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, है ना। एसिड ने जो बेस है उसका इफेक्ट खत्म कर दिया और बेस ने जो एसिड का इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। समझाई बात? एसिड ने क्या किया, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया और बेस ने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस एंड बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे एकदम, व्हेन an acid react with the base and both of them neutralize each other effect, this reaction is called neutralization reaction. समझा बच्चों? अच्छा, इसने बोला कि इसके 2 एग्जांपल दो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे HCl और NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एसिड है, बेस है, तो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और साथ में H2। ऐसे मान लो H2SO4 एक एसिड है और हम एक बेस ले लेते हैं NaOH, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है, और लास्ट में साथ में जाएगा H2। इसको नोट कर लो, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल है इसमें। नेक्स्ट है बच्चों कि गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये वाले यूजेस हम पहले ही चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में लिखा था, साथ में यूज भी लिखे थे। तो ये क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी नोटबुक में अपनी नोट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। और अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम लगती है, मैथमेटिक्स का हो या फिर साइंस का हो, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मेंशन करके बताइए, उस चैप्टर में अगली वीडियो देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।